हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। अभी एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया नोटिस निकाला है और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है, वो आपके साथ डिस्कस कर दिया है। वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उसमें जो पहले कहा था कि भाई 4 टाइम्स या उससे कम वैकेंसी होंगी तो आयोग सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए डायरेक्ट बुला सकता है। जैसे 100 वैकेंसी है और 400 या उससे कम फॉर्म आए हैं, कम लोगों ने अप्लाई किया 400 या उससे कम, तो आयोग के पास यह अधिकार है कि वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवा सकता है। इसके बाद अब दूसरा जो आदेश निकाला है, यह आदेश निकाला है कि कमीशन के पास यह अधिकार है कि वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज के लिए बुला सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो इन्होंने जो पहले खुद ने कहा आयोग ने, अब उसी को ही आयोग बदल रहा है। यह है नया जो आपके साथ डिस्कस कर दिया। काफी सारे लोगों का मानना है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो अभी डिसीजन आया है उसका वायलेशन है। तो चेक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था, वायलेशन है या नहीं है। देखिए, हम कोई लॉयर या जज तो है नहीं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको समझ लेते हैं, फिर इससे जोड़ के देखते हैं तो क्या कहां वायलेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो एक एक करके जो पॉइंट है समझ लेते हैं। ये वेबसाइट है और ये जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, लीगल न्यूज है, उसका एनालिसिस करता है, एनालिटिकल है। अब इसमें लिखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गवर्नमेंट जॉब्स कैन नॉट बी चेंज्ड मिडवे अनलेस अलाउड बाय एग्जिस्टिंग रूल्स सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब है, अगर हम हिंदी में समझें, सरकारी नौकरियों के लिए जो पात्रता मानदंड हैं उनको आप बीच में नहीं बदल सकते, बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि जो मौजूदा नियम हैं उनके द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सरकारी नौकरियों के लिए जो पात्रता मानदंड है उनको बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि जो मौजूदा नियम है उनके द्वारा इसकी अनुमति ना दी जाए। इसको समझे तो आप बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं जब तक कि जो पहले से मौजूद नियम है वो ऐसा करने की आपको परमिशन नहीं दे। पहले से मौजूद नियम क्या है? जो हमारा ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है वो पहले से मौजूद नियम मान लेते हैं हम उसको एज ए रेफरेंस, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है वो ये एज पर रूल ही है। अब इसमें एक एक पॉइंट को हम समझते हैं। इन मैटर, ये अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड एक केस अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच थी। ये कोई एक सिंगल बेंच, डबल जज, ये ऐसा नहीं है, 5 जजेस की बेंच थी, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं, जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा जी, इनकी ये 5 जजेस की बेंच थी जिन्होंने ये फैसला दिया है। अब इसमें पहला पॉइंट जो हमारे काम का है वो देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस कमेंसेस फ्रॉम द इश्यूएंस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट कॉलिंग फॉर द एप्लीकेंट्स एंड एंड्स विद द फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज। इसका क्या मतलब है? देखिए, इन्होंने कहा कि आप बीच में नियम नहीं बदल सकते, तो बीच कहां है, शुरुआत कहां है, बीच कहां है और एंड कहां पे होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो प्रोसेस है इसकी शुरुआत वहां से होती है जब आप एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी होने से शुरू होती है। तो ये एक जो न्यूज वगैरह में आया है कि आप बीच में गेम के रूल नहीं बदल सकते। तो जो गेम है, रेस है, वो रेस कहां से शुरू हुई? जब आयोग ने, एचपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट जिस दिन निकाला उसी दिन से ये आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई, उसी दिन से गेम शुरू हो गया, रेस शुरू हो गई। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, जिस दिन ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था, ठीक है। और ये इसका एंड पॉइंट क्या है? एंड पॉइंट है कि जो रिक्त पद हैं उनको आपने भर लिया, वो गेम ओवर, ये इसके साथ समाप्त हो जाता है। तो ये आप अच्छे से समझिएगा, भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करते हैं, विज्ञापन जारी होने से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग इसमें ये कह रहे थे कि जो डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो डिसीजन हालांकि किस मामले में था? ये जो डिसीजन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डिसीजन था कि एग्जाम हो चुकी है और बाद में किसी स्टेट में, शायद राजस्थान या किसी स्टेट में था कि 75% का जो है वो लाओगे तभी आप एलिजिबल होगे, मिनिमम 75%। और ये बाद में कोर्ट में गया था, क्योंकि जब आपने रिक्रूटमेंट निकाला, एडवर्टाइजमेंट निकाला, उस टाइम पे कहीं नहीं था कि आपको 75 लाना है, 75% लाना है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें सारी चीजें क्लियर की है कि आप बीच में नहीं बदल सकते। शुरुआत यहां से होती है जब आप विज्ञापन जारी करते हैं, और जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, प्रोसेस रिक्ति को भर लेते हैं, वो समाप्त हो जाता है। तो एक तो ये समझ में आ गया हमारे। दूसरा,
Eligibility criteria for inclusion in the select list cannot be altered midway unless explicitly allowed by the prevailing rules or the original advertisement provided it does not contradict those rules. चयन सूची में शामिल होने के लिए, जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें शामिल होने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पात्रता मानदंड, उसको बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि जो मौजूदा नियम है या जो मूल विज्ञापन है, आप समझिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट द्वारा स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति न दी जाए बशर्ते ये उन नियमों का खंडन न करे। मतलब जो आप कर रहे हैं ऐसा करने की अनुमति आपको ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट अगर देता है तो ही आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में क्या था देख लेते हैं, जिसका भी रिसेंटली एचपीएससी ने ये मॉडिफाई करके निकाला है कि फर्स्ट जे, एचपीएससी ने फर्स्ट जे का ही कहा है कि इसको मॉडिफाई करके ऐसे पढ़ा जाए। पहले क्या था, ये था और अब मॉडिफाई कर दिया। तो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट आपको इसकी परमिशन नहीं दे तो नहीं कर सकते। ओरिजिनल क्या कहता है, इन केस वेयर द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इज लेस और नियरली 4 times द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट टू कॉल द कैंडिडेट्स डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो ये ओरिजिनल में क्या कहा गया है कि 4 गुना या उससे कम फॉर्म भरे जाते हैं तो कमीशन के पास ये अधिकार है, ये कमीशन के पास राइट्स है कि वो डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं कैंडिडेट्स को फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। ये है आपका ओरिजिनल। अब आपने क्या किया है, आपने किया है ये, तो ये ओरिजिनल में जो लिखा हुआ है उससे तो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल में लिखा था उसमें तो यही था कि 4 गुना या उससे कम, लेकिन अब आपने इसको हटा के और टोटली चेंज कर दिया है। तो ये एक कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हम हमारी ओपिनियन के हिसाब से, हमारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा जाए तो जो ओरिजिनल में लिखा हुआ है उसका कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन ये है कि आपने 4 गुना का कहा या उससे कम, और अब कह रहे हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो ये उसका कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ रहा है। तीसरा देखते हैं, इफ सच चेंज इज परमिसेबल अंडर द एक्सटेंट रूल्स और एडवर्टाइजमेंट द चेंज हैज टू बी मीट द स्टैंडर्ड ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मस्ट सेटिस्फाई द टर्म ऑफ नॉन आर्बिटरनेस। देखिए इसमें यह है कि आर्टिकल 14 का है और दूसरा है गैर मनमाने परीक्षण तरीके से। क्या है इसमें, गैर मनमाने तरीके से। तो आर्टिकल 14 में तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है वो क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब समानता का अधिकार समझ लीजिए, समझने के लिए कि सबके लिए समान अधिकार, आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, या फिर जेंडर के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। तो उसका यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। आयोग ने जो नया निकाला है ये कोरिजेंडम, इसमें ऐसा कहीं लग नहीं रहा है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव वाला बात नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है जो नया ये निकाला है इन्होंने, ठीक है। दूसरा इसमें नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसमें कहा गया है के मंजूश्री एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2008 का केस है, जिसके बारे में यहां बात की जा रही है। 2008 का केस था, भर्तियों से संबंधित ही था। के मंजूश्री एंड ऑर्गेनाइजेशन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डील्स विथ राइट टू द प्लेस्ड इन द सेलेक्ट लिस्ट इज गुड लॉ एंड नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज सुभाष चंद्र मरवाहा डील्स विद द राइट टू बी अपॉइंटेड from the select list into consideration. These cases dealt with altogether different issues. इसमें यह कहा गया है कि जो के मंजूश्री और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का 2008 का केस था, वो केस क्या था, चयन सूची में रखे जाने के अधिकार से संबंधित था, मतलब जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें रखने से संबंधित था। वो एक अच्छा कानून है। और हरियाणा राज्य बनाम जो सुभाष चंद्र मारवा का केस था, वो चयन सूची में नियुक्त होने के अधिकार से संबंधित है। इनमें संघर्ष नहीं है। ये इसलिए कहा होगा क्योंकि जब ये केस की सुनवाई हुई होगी तो किसी पक्ष के वकील ने इन दोनों केसेस का हवाला दिया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस का रेफरेंस लेके कहा है कि इनमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों में ये अलग अलग मुद्दे हैं, पूरी तरह से अलग अलग मुद्दों पे विचार किया गया है इन दोनों केसों में। तो वो लिखा है, इसका हमारी भर्ती से, अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर से इसका नहीं है लेना देना। रिक्रूटिंग बॉडीज सब्जेक्ट टू द एक्सटेंट रूल में डिवाइज एन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर for bringing the recruitment process to its logical end, provided the procedure is transparent, non-discriminatory, non-arbitrary and has a
रेशनल नेक्सस विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। एक चीज है नॉन ऑर्बिट्रेरी। इसमें क्या कहा गया है, मौजूदा नियमों के अधीन जो भर्ती निकाय प्रक्रिया है, मौजूदा जो नियम है उनमें जो भर्ती प्रक्रिया है उसको तार्किक निष्कर्ष तक लाने के लिए, मतलब कंक्लूजन हो, पूरी वैकेंसी कंप्लीट हो, इसके लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, गैर भेदभावपूर्ण हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो और गैर मनमाना हो और प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ तर्क संगत संबंध रखती हो, जो आपका टारगेट है उसको अचीव करने के साथ वो मेल करती हो। इसमें एक चीज है गैर मनमाना मतलब मनमाने तरीके से नहीं होना चाहिए। अब मनमाना क्या होता है, अगर हम मनमाने की डेफिनेशन देखें तो मनमाना क्या होता है, जो आपके मन को पसंद आए। मनमाना तो वही होता है ना कि आपका मन किया आपने ये कर लिया, आपका मन किया आपने ये कर लिया, वो होता है मनमाना। जो आपको पसंद आए, जो हमें पसंद आए, वो मनमाना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनमाना नहीं होना चाहिए। अब हमारे केस में देखते हैं मनमाना क्या है। हमारे ऑनरेबल HPSC का मन किया, उन्होंने ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट में कहा कि ये 4 गुना या उससे कम वैकेंसी होंगी तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवाएंगे। ये इनको पसंद आया, इन्होंने नियम बनाया, इनके नियम में था, या फिर ये सही था। सही क्या है गलत क्या है उसमें तो हम जा ही नहीं रहे अभी। हम तो ये जो लिखा है इसको ये जो नया चेंज किया इसके हिसाब से चेक कर रहे हैं। तो मनमाना नहीं होना चाहिए। पहले आपका मन किया कि आपने कहा 4 गुना या उससे कम, अब आपका मन किया कि नहीं 4 गुना कुछ नहीं, आयोग जैसे चाहेगा वैसे करेगा, इसको मनमाना ही समझा जाएगा। क्योंकि अगर ये पहले 4 गुना था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे आप डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवाए या चाहे डायरेक्ट आप इंटरव्यू भी करवा लें। लेकिन आपने उसको बदल के और ये कर दिया, तो अब ये आपने वो किया जो आपको ठीक लग रहा है, चाहे वो बच्चों के लिए अच्छा हो, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए अच्छा हो सकता है। आयोग की मंशा क्या है उस पर कोई सवाल नहीं है, आयोग की मंशा पे कोई सवाल नहीं है। हम ये देख रहे हैं कि ये मनमाना है या नहीं है। और मनमाना क्या होता है, जो हमें पसंद आता है। तो हमें ये पसंद, पहले ये पसंद आया और अब हमें ये पसंद आया, तो ये हो सकता है कहीं ना कहीं इसको मनमाना माना जाए, या आप डिसाइड कीजिए। ये आप लोग तय करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मनमाना है या नहीं है। अगला देखते हैं, एक्सटेंट रूल्स हैविंग स्टैट्यूटरी फोर्स आर बाइंडिंग ऑन द रिक्रूटिंग बॉडी बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोसीजर एंड एलिजिबिलिटी। However, where the rules are silent, the administrative instructions can fill in the gap. ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें कहा गया है एक्सटेंट रूल्स, जो चयन सूची, जो वैधानिक बल वाले मौजूदा नियम है, जो मौजूदा नियम प्रक्रिया है या पात्रता है, दोनों के संदर्भ में जो भर्ती निकाय पर बाध्यकारी है। हालांकि जहां पे नियम मौन है, मौन मतलब जहां कंफ्यूजन है, तो प्रशासनिक निर्देश अंतराल को भर सकते हैं। अगर आप कोई रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, कोई भर्ती निकाली है और उसमें कोई नियम ऐसा है, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या उसके प्रोसीजर में कहीं ऐसा है कि जहां पे नियम मौन है, जहां समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहना क्या चाह रहा है, चुप है, साइलेंट है, मौन है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें निर्देश जारी करे, इंस्ट्रक्शन जारी करे उस गैप को फिल करने के लिए। देख लेते हैं, पहले था 4 गुना या इससे कम वैकेंसी फॉर्म आएंगे, 4 गुना आएंगे या उससे कम आएंगे तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उन सब्जेक्ट्स में जिनमें 4 गुना फॉर्म आएंगे या 4 गुना से कम फॉर्म आएंगे, तो आयोग उसका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवाएगा। मुझे नहीं लगता जितने आप लोग देख रहे हैं इसको, आपको किसी को इसमें कंफ्यूजन है। अगर मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन देखता हूं तो ये पर्सनल क्या, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 4 गुना या उससे कम है तो ये होगा, तो इसमें कहीं पे भी गैप नहीं है, ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई गैप नहीं है, कोई मौन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जब हम इसको देखते हैं जो ये 12 नवंबर का निकाला हुआ है, द कमीशन रिजर्व इट्स राइट्स टू कॉल द कैंडिडेट्स डायरेक्टली फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एनी पोस्ट। इसमें क्या है, कमीशन के पास अधिकार है कि वो डायरेक्टली सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवा सकता है, इररेस्पेक्टिव कितने फॉर्म आए कितने नहीं आए, कमीशन के पास अधिकार है कि वो डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवा सकता है। ठीक है, आप इस लाइन को पढ़ के, नीचे की जो 2 लाइन है इनको पढ़ के बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, क्या आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, क्या आपको लग रहा है कि 4 गुना या कोई मैटर करता है इसमें।
ये 12-11 का जो कोरिजेंडम है, इसको पढ़ के आप बताइए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, क्या क्लियरिटी है। इसको कहते हैं मौन, ये गैप क्रिएट किया है। इसको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर पहले लिखा हुआ था वो तो एकदम क्लियर था, उसमें कहीं गैप नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस निकाले जाने चाहिए थे गैप को फिल करने के लिए, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है कि ये गैप क्रिएट हुआ है ये निकालने के बाद, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गैप नहीं होना चाहिए, उस गैप को भरा जाना चाहिए, और वो भी प्रशासनिक निर्देश अंतराल को भर सकते हैं। अब यहां से तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। पहले तो क्लियर था कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट था, लेकिन इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आयोग डिसाइड करेगा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ये बात सही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गैप नजर आ रहा है, जो इसमें कहा है कि गैप नहीं होना चाहिए। Placement in the select list does not give a candidate indefeasible right to employment. The state or its instrumentality for bona fide reasons can choose to not fill up the vacancies. However, if vacancies exist, the state or its instrumentality cannot arbitrarily deny appointment to a person within the zone of consideration. इसमें यही कहा गया है, कई बार देखा होगा आपने कि कोई वैकेंसी निकाल दी है, किसी स्टेट से निकल गई है वैकेंसी, या किसी स्टेट में स्टेट पीएससी ने वैकेंसी निकाली है और बाद में कोई कारण बताकर उस भर्ती को रद्द कर दिया, भर्ती को नहीं भरा गया कि ये वैकेंसी निकाली थी अब इसको नहीं भरा जाएगा। तो कोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ठीक है, लेकिन आप ये विकल्प चुन सकते हैं कि आपने कोई वैकेंसी निकाली, बाद में आपने उसको नहीं भरने का विकल्प चुन लिया, लेकिन मनमाने ढंग से आप किसी को नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते। अगर आपके पास मौजूद में रिक्तियां हैं, वैकेंट पोस्ट हैं, तो उस पर आप विचार कर सकते हैं और किसी व्यक्ति को नियुक्ति से मनमाने ढंग से इनकार नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब ये जो डिसीजन था जिसके बारे में आप पूछ रहे थे काफी लोग कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है कि भाई आप बीच में गेम के रूल चेंज नहीं कर सकते, या मिड में आप एग्जाम का प्रोसेस शुरू हो गया उसके बाद में नियम नहीं बदल सकते हैं, और ये लिखा भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ गवर्नमेंट जॉब कैन नॉट बी चेंज मिड वे अनलेस अलाउड बाय एग्जिस्टिंग रूल्स। कुछ लोग कहते हैं कि एग्जाम होने के बाद नहीं बदल सकते, लेकिन यहाँ पे क्लियर कर रखा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्जाम का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस एग्जाम होने से मतलब नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो जाता है जब आपका विज्ञापन जारी हो जाता है। अब ये आप लोग डिसाइड कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये जो नया आयोग ने जो नया निर्देश जारी किए हैं इनका और ये सुप्रीम कोर्ट के ये जो गाइडलाइन है इनसे क्या कहाँ वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ चीजें हमारी तरफ से आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। एकदम से तो इन चीजों को 100% तो देखिए, जो लॉयर हैं, जो वकील हैं, या फिर जो ऑनरेबल जजेज हैं, या फिर जो इस लीगल फील्ड के हैं वो ही समझ पाएंगे, लेकिन हमने इसको समझने की कोशिश की है। बाकी तो HPSC है, उसने भी ये नियम निकाला होगा नया, तो किसी से राय तो ली होगी, क्योंकि इतना बड़ा आयोग है, वहां जरूर कोई ना कोई लीगल एक्सपर्ट रहते होंगे, लीगल एक्सपर्ट होते हैं, और नहीं तो वो जो लीगल एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय लेते हैं। अब इसमें ली गई है नहीं ली गई है इसका हमारी जानकारी में नहीं है। देखिए इसमें एक चीज और है जो समझने की है हमें कि आयोग ने क्यों चेंज किया है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, अभी तो हमने तो ये डिस्कस कर लिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या जो भी ये डिसीजन था, इसमें एक चीज और दूसरे तरीके से समझने की है कि जो ये टोटल वैकेंसीज है, अब इसमें 6 वैकेंसी है, टोटल 7 वैकेंसी है। अब 7 वैकेंसी है, सपोज इसमें 30 बच्चों ने फॉर्म भरा है, या फिर 3 वैकेंसी है, इसमें 4 गुना से ज्यादा जैसे 15 बच्चों ने फॉर्म भरा है, या फिर आप देखिए 1 वैकेंसी है, अब इसमें मान लीजिए 5 बच्चों ने भर दिया, 4 गुना की बात हुई थी ना पहले, या उससे कम, तो इसमें मान लीजिए 5 बच्चों ने फॉर्म भर दिया, तो अब आयोग 5 बच्चों के लिए, 10 बच्चों के लिए, 20 बच्चों के लिए तो एग्जाम करवाएगा नहीं। भाई 4-5 बच्चों के लिए एग्जाम करवाना आयोग को हो सकता है ठीक नहीं लगे कि यार 4-5 बच्चों के लिए क्या एग्जाम करवाते हैं, तो हो सकता है कि इन जहां कम वैकेंसीज हैं उनमें डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट करवाए आयोग, और जिसमें ज्यादा वैकेंसी है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए। ये ऑर्डर जो अभी कोरिजेंडम आया है आयोग का, उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। आप बने रहिएगा, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।